नमस्कार, मैं अरुण जोगड़िया बहुजन मंच से। मैं अभी फ़िलहाल जामनगर में हूँ और जामनगर में जो पूरे गुजरात में जो बात चल रही है बहुजन बैंक के लेकर, उसको लेकर मैं उनके संस्थापक के साथ हूँ जिनका नाम है दिलीप मौर्य। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ये इंटरव्यू शुरू करना चाहूँगा। दिलीप जी, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। दिलीप जी, जब बहुजन बैंक बनने जा रही है तो बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा सवाल यही है कि बहुजन शब्दों को क्यों फाइनेंस में यूज़ किया जा रहा है। बहुजन शब्द का मतलब यही है कि बहुजन की मूड़ी उसके अंदर लगी हुई है सभी बैंकों में। तो मैंने बहुजन वर्ड का इसलिए यूज़ किया कि हमारी मूड़ी एकत्रीकरण हो सके। जी, ये मतलब ख्याल कहाँ से आया कि बहुजन बैंक बनाना चाहिए? ख्याल तो पहले से ही आना चाहिए सबको। सबकी बात छोड़कर मैं अपनी बात करूँ तो ज्योतिबा फुले साहब, उसने जो समाजकरण किया और बाबा साहब ने जो अर्थकारण किया, उसका कॉम्बिनेशन जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगा कि नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही बैंक का स्वरूप धारण कर सकते हैं। पर अभी आपको क्यों लगता है कि बहुजन बैंक की ज़रूरत है? अभी ज़रूरत तो सबको होनी चाहिए, क्योंकि पहले 85 मेरे ध्यान में आया है, मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है, मगर सबके मुंह से सुन रहा हूँ कि 85 बैंकिंग क्षेत्र में बैंक थी भारत सरकार की, नेशनलाइज बैंक। अभी कितनी है? कम हो रही है, मतलब कि अभी ज़रूरत है। पर अभी ही मतलब कोरोना का काल गया है, तो क्या आपको लगता है कि बहुजन इस समय इतने फाइनेंशियली मजबूत है कि वो अपनी बैंक खड़ी कर पाए? बिल्कुल सही बात है। मुझे ये कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन में अगर टाइम नहीं मिलता फिर भी मैं टाइम निकाल कर ही करने वाला था। अच्छा, वो मुझे समीक्षा का मौका भी मिला कि बहुजन वर्ग कहाँ पर है, कहाँ रुका हुआ है, इस समय में वो पैसा निकाल कर मुझे दे सकता है कि नहीं। इसलिए मैंने समीक्षा के लिए भी मैंने ये समय का भरपूर यूज़ किया, तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। 22,557 शेयर मैंने लॉकडाउन में बेच दिए 24 आवर्स में। उसकी मुड़ी वैल्यू यानी कि मूल कीमत 500 रुपया है, तो टोटल कीमत 1,11,48,500 रुपया की हाँ मैंने बेच दिया इतना से 24 आवर्स में। यस दिलीप जी, एक सवाल ये उठा कि आप बैंक बनाने की बात कर रहे हो और आपका स्लोगन ये है कि हमारा आखिरी लक्ष्य बैंक नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन खड़ा हो रहा है, तो वो क्या है? बैंक तक जाना है, बैंक आखिरी लक्ष्य नहीं है। उसका मतलब कि बैंक तक हम रुकने वाले नहीं है। बैंक आ गया तो आपको भी लोन देंगे, इसको भी, हाँ लोन देने वाले हैं, मगर उसके आगे इंडस्ट्रीज में जाना है हमें। मल्टी लेवल की जो भी ये इंडस्ट्री लगी हुई है, बिजनेस हब्स है, उसमें जाना है। बैंक तक रुकना नहीं है। बैंक हो गई तो एक जगह पर रुक नहीं जाना है हमें। वो इन्वेस्टमेंट इधर इसमें आएंगे, जो डिपॉजिट आएंगे, तो उसका हम यूज़ करेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हमारे लोग हैं जिसको बैंक के लिए, बैंक के माध्यम से जो लोन प्रोवाइड करनी है वो इस बैंक से करेंगे। दिलीप जी, एक और बात चलती है कि बहुजन समिट की जो आपकी ओर से बात की जा रही है, तो वो एक्चुअली क्या है? ये जो पहले मैंने दो बात एक साथ लेके मैं चला था 2020 में। इसका हिस्ट्री 2014 से शुरू हो गई थी। 2014 से बैंक और क्रेडिट सोसाइटी दोनों को लेकर मैंने पूरा रिसर्च किया। ठीक है, तो रिसर्च के बाद मुझे ऐसा लगा कि बैंक बनाने से पहले उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाना चाहिए। तो अभी जो हम 2020 से शुरू की हुई ये बात है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने रखी, तो सबने एक्सेप्ट कर ली। चार समूह में, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये 4 समूह का पूरे का पूरा 25 यानी कि एक सर का हिस्सा है इसके अंदर। तो उसको लेकर मैंने बैंकिंग क्षेत्र में जाने से पहले फाइनेंस सेक्टर में, क्योंकि ये जो क्रेडिट सोसाइटी है वो फाइनेंस सेक्टर की बात करती है, बैंक है वो अलग चीज़ है। मगर बैंक का 97% वर्क हम इसी 1961 के अंतर्गत जो ये रजिस्ट्री हुई है हमारी, वो भी भारत में पहली बार हुई है। मतलब आपके क्रेडिट सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है? हमारी हो चुकी है। उसको ऑनलाइन अगर वेरीफाई करना होगा तो कैसे कर सकते, देखना होगा? बिल्कुल। ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है। 1961 और उसका लास्ट अमेंडमेंट 1962, उसके अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट से कम लेवल की कोई क्रेडिट सोसाइटी रजिस्टर होती है तो उसका माध्यम डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहता है।
छोटा रकम रहता है। ये भारत में पहली बार स्टेट लेवल की है, मतलब ये रजिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर हुई है। तो उसको अगर डाटा चाहिए आपको तो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। उसके पास मेरे पास सर्टिफिकेट है, उसका सब कुछ है। अच्छा, और ये सवाल है कि अब तक मतलब क्या लीगल प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं बैंक के सिलसिले में? नहीं, बैंक से पहले मैंने बोला ना कि पूरा फाइनेंस सेक्टर में अंदर बैंकिंग के लिए पूरा नेटवर्क करना वो आवश्यकता मुझे लगी। तो बैंक बनाने से पहले एक क्रेडिट सोसाइटी ही बैंक का प्लेटफॉर्म है। तो मैंने पूरे गुजरात में उसका नेटवर्क लगा दिया है। कहीं पर भी जाओ हमारा नेटवर्क मिल जाएगा बैंकिंग का यानी कि फाइनेंस का। ये हो जाने के पश्चात हम बैंक की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि अब तक आपके संपर्क में कितने लोग हैं अनुमान से? अभी हमारी समीक्षा लास्ट दक्षिण जोन में जब हम 31 जनवरी 2021 को हमने उस जोन का कार्यक्रम लगाया तो उस टाइम हमारे पास जो डाटा आया था तो उस हिसाब से 50,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल। कितने सामाजिक समूह आपके साथ अभी कनेक्टेड है? 4 SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। अच्छा, और दूसरा मेरा मेन सवाल ये है कि जैसे कि बात बताई जा रही है तो बैंक बनने में अभी कितना समय लगेगा? अच्छा, देखो, 11 अप्रैल 2020 को ये फुले साहब की जन्म जयंती के दिन मैं घर में बैठकर ये फाइनेंस सेक्टर की भारत में पहली बार लॉन्च हुई क्रेडिट सोसाइटी BBC, द भारतीय बहुजन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो मैंने फुले साहब को समर्पित कर दी उसके जन्मदिन के मौके पर। और उसको मैंने रजिस्ट्री के लिए आगे किया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पूरे गुजरात में से 28 डिस्ट्रिक्ट में से मैंने इनविटेशन भेजा था। 33 मैंने भेजा था डिस्ट्रिक्ट में। और उस टाइम ये गांधीनगर में, ये हमारा गुजरात का कैपिटल है, वहीं पर 25 डिस्ट्रिक्ट में से अलग अलग समूह के 4 समूह के थोड़े बहुत कम बहुत ये लोग आए हुए थे। उसके बीच में मैंने लॉन्च कर दी 16 अगस्त 2020 और 16 अप्रैल 2021 को उसके गुजरात सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और हमने रजिस्टर नंबर दिया, यानी कि हम फाइनेंस सेक्टर में इनकॉर्पोरेट बन गए। जी, मेरा मेन सवाल ये है कि दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट सोसाइटी में और आप में क्या मुख्य अंतर है? नहीं, क्रेडिट सोसाइटी ही होती है। उसका क्राइटेरिया अलग होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है, समूह की प्रायोरिटीज़ अलग होती है। मैंने ये प्रायोरिटीज़ इसमें डाल दी। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब असामान्य है, सामान्य एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। जो आपके सवाल का मुख्यत्व जो जवाब है वो है कि सब लोग सामान्य वर्क कर रहे हैं, हम असामान्य वर्क कर रहे हैं। और उसी में और हमारे में ये डिफरेंट है। वो असामान्य वर्क कौन सा है? हाँ, तो पहला कि 4 समूह को मैंने 24 मैंने 4 बार बोलता हूँ कि 4 समूह है, तो उसके बीच में उसका अधिकार स्थापित कर दिया कि भाई आपका 25% हिस्सा शेयर वैल्यू में रहेगा, आपका रहेगा। ये पहला असामान्य वर्ग है। भारत में पहली बार ये 4 समूह को लेकर हम रजिस्टर हुए हो। तीसरा इसमें 50% यानी कि 50% मैंने वुमेन्स यानी कि महिला प्रतिनिधित्व डाल दिया, तो वो भी असामान्य काम है। 24 आवर्स के कम समय में 500 रुपये की मूल वैल्यू वाला शेयर मैंने 1 करोड़ यानी कि 22,597 शेयर मैंने बेच दिए। उसकी मूल वैल्यू तो 1,11,29,500 रुपये के आसपास लगी रहती है। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो फंड आएगा उसका आप अलोकेशन कैसे करेंगे? हाँ, ये जो मैंने अभी की काम असामान्य वर्क कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी बहुत सारे काम असामान्य है। अभी तो मैंने 3-4 गिनवाए हैं। तो फंड की बात आपने डायरेक्ट कर ली कि पहली बार जो फंड आएगा वो हमारा जोश या होश के हिसाब से नहीं आने वाला है, हमारा वर्क के हिसाब से आने वाला है। जो हम वर्क कर रहे हैं वो सब लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले ये जो शेयर की वैल्यू आएगी उसको हम बहुजन किसान मार्ट में लगाने वाले हैं। बहुजन किसान मार्ट वो मार्ट है जहाँ से मार्केट में यानी कि जो हमारे मेंबर्स हैं उसको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कम से कम सीजनेबल चीज़ वस्तुएं जो हमारे रसोई घर में हमारे घर में ज़रूरत रहती है, तो पहले 3 साल में 30% 70% तक हम देने वाले हैं।
तो उसका मार्केट से जो मार्केट में जो चीज़ बेची जा रही है उसका वैल्यूएशन और हमारे वैल्यूएशन में यानी कि मूलतः कीमत में 20 से 30% कम रेट में हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उस हिसाब से उसने एक 500 रुपये के शेयर के वैल्यू से एंट्री ली हुई है हमारे सोसाइटी में, तो उसको भरपूर फायदा मिलेगा। तब जाकर उसको पता चलेगा कि यार 500 रुपये में मुझे 3000 4000 का प्रॉफिट हुआ है 3-4 चीज़ वस्तु खरीदने में। जी, और मतलब ये कब से शुरू होगा? ये 2022 फर्स्ट अप्रैल के आसपास से बहुजन किसान मार्ट। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहता बहुजन युवा के लिए इसमें क्या बीबीसी करेगा? बहुजन युवा के लिए अभी ये लोग पढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में उसको अभी से पता चल गया कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो युवा के लिए अभी हमने इतना ही सोचा है कि आप पढ़े लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखो। और इसमें से हमने एजुकेशन के लिए एक पॉलिसी अभी आधी बनी है, पूरी नहीं बनी, तो ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि हमारी पॉलिसी जब तक बन नहीं पाएगी तो मैं स्टेटमेंट दूंगा तो अच्छी चीज़ नहीं है। फिर भी अभी हमारा एक काम चल रहा है कि यहाँ से अवार्ड जो जा रहे हैं लड़की या लड़के लोग पढ़ने के लिए, तो उसका हमने एक कार्यक्रम, एक प्रोजेक्ट बनाया है कि किसी भी पेरेंट्स को उसको छोड़ देना है बीबी के भरोसे। बीबीसी उसका जो तैयारी करनी है करके वो अवार्ड भेजेंगे, वहीं पर ही हमारे लोग रहेंगे, तो उसको जो भी ज़रूरत है वो मुहैया करवाएंगे जी। तो अभी तो ये कार्यक्रम है एजुकेशन और युवा के लिए। विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करे उसके लिए भी आपने एक मुद्दा रखा है, वो क्या है? हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम दो चीज़ें अलग है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबल एग्ज़ाम टेस्ट वो मेडिकल के लिए है, और JEE और एडवांस जो भी है वो इंजीनियरिंग के लिए है। वो और कॉम्पिटिटिव यानी कि नौकरी के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्टेट और भारत सरकार ये एग्ज़ाम लेती है, उसके लिए हम एक हमारी कंपनी है, यानी कि छोड़िए मेरी ही कंपनी है, तो मैं तो वैसे भी टेंडरिंग करके सबको ये सेवाएं प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने बोला कि चलिए अभी ये बीबीसी का माध्यम है, बीबीसी का कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसको ये कार्यक्रम जब चलने वाला है, उसके अलावा भी हम ये 50% कम फीस में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो कोचिंग है 3 महीना का, वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं गांधीनगर में, अलग अलग 3-4 डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये बीबीसी की सेंट्रल ऑफिस कहाँ पर? ये गुजरात का कैपिटल गांधीनगर में 25 सेक्टर में है, Q5 के पास में। अच्छा, अभी मतलब गुजरात में कितनी ब्रांचेस आपने अलग अलग ज़िलों में खोली? हाँ, फर्स्ट टाइम ये 20 ब्रांच हमने वर्चुअल लॉन्च करवाई थी। ये जुलाई महीने हमारी प्रथम सामान्य सभा थी, तब वर्चुअल के बाद हम फिजिकल शुरू करने, तो पहला ब्रांच हमारा ये भरूच में, दूसरा 2 ब्रांच एक साथ गुजरात के सौराष्ट्र के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद अभी चौथा हुआ उत्तर गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में तालुका प्लेस है ईडर, वहीं पर। और ये 4 और आज यहाँ पर ये सौराष्ट्र में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्रांच और खुल रही है, यानी कि 7 ब्रांच हुई। आप बहुजन किसान मार्ट चलाना चाहते हैं तो किसानों को बीबीसी के साथ कैसे जोड़ेंगे? किसान पैदा सब जो खाने लायक जो भी चीज़ वस्तु ये ज़मीन में बोई जाती है उसके हिसाब से ये उत्पादन लेते हैं, तो उसका जीवन में बहुत ज़रूरी है। किसान नहीं होता तो हम को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसको हमने बहुजन के साथ जोड़ दिया। किसान मार्ट यानी कि बहुजन किसान मार्ट, हमारे जो बहुजन किसान है उसके पास ज़्यादातर कम ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो मार्केट का फ़ायदा नहीं मिलता उसको। मार्केट का फ़ायदा बीबीसी देंगी। MSP का 2 मतलब होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो हम बोलेंगे ये गवर्नमेंट का वर्ड्स है, हमारा वर्ड्स रहेगा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। हाँ, 100 रुपये में गेहूँ बिक रहा है तो 101 रुपये में हम लेंगे, 1 रुपया ज़्यादा, मैक्सिमम हो गया। और आप कितने में बेचेंगे फिर? उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो लोग बाहर खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादातर 20 या 30% ज़्यादा मुनाफा लेकर सब लोग बेचते हैं। हम नहीं लेंगे, हम 10% मुनाफा लेके हमारे जो मेंबर्स है उसको प्रोवाइड करेंगे, तो 20% मार्केट वैल्यू से कम मिलेगा भाव में। ओके।
और मेन सवाल ये है कि अलग अलग जितने किसान है, गुजरात के किसान कितने आपके संपर्क में हैं अंदाज से? अभी मेरा 45% मैंने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो ज़्यादातर सौराष्ट्र में है और हमारे ट्राइबल जो भी डिस्ट्रिक्ट है साउथ में वहीं पर है। तो अभी जितनी ज़रूरत है तो कम से कम मैं अभी उसका रेशिया दिखाऊँ तो 35 के आसपास मैंने किसान की शोध शुरू की है हमारे लोग कहाँ पर खेती। मूलतः कौन से जो चीज़ है जो उगाने वाले सौराष्ट्र में समझ गया, हमारे पास 21 जीवन जरूरियात की 21 चीज़ें होनी चाहिए सबके पास, और उसमें से हमने अभी 11 चीज़ें अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, कैसे मिलेगी, कहाँ रखनी है और कैसे डिलीवर करनी है, उसका बायोग्राफी और जियोग्राफी के हिसाब से हमने तैयार करके रखा है। तो सौराष्ट्र में जाइए तो मूंगफली बहुत ज़्यादा पकती है, तो मूंगफली की छोटी मिल में जाती है, फिर उसका तेल निकलता है। तो तेल बनाने वाले में भी ज़्यादातर हमारे लोग हैं, मजूर में है यानी कि लेबर में भी है, कोई उसमें से मालिक भी है। तो जो भी मालिक है और जो भी लेबर है वो हमें ले जाएंगे, भाई यहाँ पर ये मूंगफली का तेल मिलता है, कॉटन सीड का मिलता है। तो हम 200-300 टिन नहीं खरीदने वाले हैं, हम तो हज़ारों की संख्या में टिन खरीदने वाले हैं, 15 लीटर या 15 kg में, ठीक है, 15 या जो इसका मैक्सिमम आता है लिक्विडिटी इसके हिसाब से, तो खरीद कर हम हमारे लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो मूलतः जीवन की जरूरत चीज़ें हाँ, लिस्टिंग हाँ, अगर आप ज़्यादा खरीदते हैं तो रेट कम मिलता है, कम रेट में मिलती है चीज़ें और मुनाफा हम कम लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आप कम ब्याज पे लोन देने की बात कर रहे हो और सामने सिक्योरिटी लेने की भी बात नहीं है। बिल्कुल। तो अगर एनपीए होता है तो उस समय आप बैंक को कैसे संभालेंगे? एनपीए तक बात हम पहुंचने ही नहीं देंगे जी, क्योंकि हम कोई एक व्यक्ति को लोन देने वाले नहीं हैं, हम एक सामूहिक, ये कोऑपरेटिव का मतलब ही ऐसा है ना कि भाई 10-15 लोग आइए, हम एक किसी को लाखोंपति या करोड़ोंपति बनाने का हमारा कोई ध्येय नहीं है, हम सामूहिक लोगों को करोड़पति बनाना चाहते हैं। अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो क्यों नहीं है 50-30 लोग एक साथ में वर्क करें। तो एक साथ वर्क करने वाले लोगों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। 2-4 लोगों के पास स्किल होगी तो एक स्किल से तो कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी स्किल लगती है, तभी जाकर कोई एक चीज़ बनती है। तो सब लोगों को इकट्ठा करके एक मंडली बना देंगे जैसे मैंने बनाई है, उसमें पैसे डालेंगे, सबका हिस्सा रहेगा और उसका फाइनल अकाउंट तो हमारे अंदर ही रहेगा ना भाई। तो उसका सर्वेलेंस हमारे पास रहेगा, मॉनिटरिंग हमारे पास। 1 करोड़ दिए हैं तो अभी 2 लाख की जरूरत, 2 लाख ही हम देंगे, मालिक हो रहेगा पैसा का, मगर जिम्मेदारी हमारी रहेगी। दूसरा सवाल ये है कि सरकारी योजनाओं को लेकर आप लोन देना चाहते हैं, उसको कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? अभी क्या है कोऑपरेटिव में कोई लोन गवर्नमेंट का, हम गवर्नमेंट के हिसाब से पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर जो सब्सिडाइज लोन होती है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो बैंकिंग क्षेत्र का मामला है। तो बैंक बनाने का मतलब ही यही है, वरना अभी आप प्रश्न करोगे, सवाल करोगे कि दिलीप भाई फाइनेंस सेक्टर में तो आपने इनकॉर्पोरेट ले लिया है, तो अभी बैंक की क्या जरूरत है? बैंक की इसलिए ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि भारत सरकारी या स्टेट की जो पॉलिसी है तो वो एमएसएमई की या लघु उद्योग में लोन प्रोवाइड करते हैं भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसकी पॉलिसी के हिसाब से उसको सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी बैंक के जरिए ही मिलेगी, सोसाइटी के जरिए मिलती नहीं है, उसका ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन है नहीं। यस, मेरा मुख्य सवाल ये है कि बैंकिंग को लेकर कितने लोग आपके साथ बैंकर अभी जुड़े हुए हैं? बैंक हमने हमारी प्रथम सामान्य सभा सोसाइटी की थी 18 जुलाई को अभी गांधीनगर में, उसमें फर्स्ट सेशन था सामान्य सभा क्रेडिट सोसाइटी का यानी कि बीबीसी का, और दूसरा जो सेशन था 3 बजे से 6 बजे तक, उसमें हमने बीबीसी बैंक लॉन्च कर दी पब्लिक प्लेटफॉर्म, और उसकी स्थापना हुई डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर साहब की जन्म जयंती 14 अप्रैल 2021। तो तभी भी ये लॉकडाउन था, तो मैंने घर पे ही उसकी जन्म जयंती के दिन साहब को समर्पित कर दी कि साहब आपका जन्म हुआ, हमारी बैंक का भी जन्म हुआ, तो फिर जाके फिजिकल भी उसको करना पड़ता है। तो 18 जुलाई को मैंने फिजिकल मीटिंग बुलाई गुजरात में से और पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर उसको लॉन्च कर दी।
तो अभी बैंक लॉन्च हो गई है। अभी पूरे गुजरात में से मैं 21 प्रमोटर्स अलग अलग जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी का, उसको 25% के हिसाब से मैं लूँगा। तो अभी 4 या 5 प्रमोटर्स हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया है कि जो 2 लाख लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है। ये मैंने क्रेडिट सोसाइटी भारत में पहली बार स्टेट लेवल की खड़ी की, उसमें बहुत सारा खर्चा लगा हुआ था, मगर मैंने पूरी करकसर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसके माध्यम से हमने बहुत कम पैसे में एक खड़ी कर दी, 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के मेरा आसपास। दूसरा सवाल यह है कि जब आप कम खर्चे की बात कर रहे हैं तो आपका लोगो जो वो डिज़ाइन हुआ, तो क्योंकि लोगो का डिज़ाइन जो बैंकिंग का रहता है वो भी कॉस्टली होता है, हाँ, तो वो खर्चा आपने कैसे किया? सही बात है अरुण जी, ये लोगो तभी जाकर बना है। पहले तो हमने लॉन्च किया तो पूरे 6 महीने के आसपास हमारा डीपी बोलते हैं इसमें, तो वो खाली रहता था। तो सब लोग बोलते कि साहब ये उसमें कुछ लोगो डालो, तो भाई मेरे पास पैसे है नहीं, कहाँ से लाऊं पैसे का तो 3-4 लाख होते तब जाकर ये लोगो डिज़ाइन ये क्रिएटिव होता। तो दुबई से एक भाई आया था, संजय चुड़ासमा, वो नूर बैंक का ब्रांडिंग मास्टर है, शायद उसकी कंपनी भी वहीं पर काम करती है और उसका ये ऑनर्स है। तो उसकी मिसिस यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में रहती, तो उसने मेरा शेयर लिया था 10,000। तो जब ये लॉकडाउन में उसका मिस्टर आया तो वो लेकर आई कि दिलीप भाई ये मेरे मिस्टर है और ये दिलीप भाई है फाउंडर, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं समझ के, तो आप उसको कुछ हेल्प करो। तो उसके क्रिएटिव के हिसाब से उसने भी बोला कि खाली क्यों रखा है, तो मैंने बोला भाई पैसे नहीं है, लोगो जब तक नहीं बनेगा तो ये डीपी खाली रहेगा ना। तो कि चलिए मैं एक क्रिएटिव करने वाला हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं नहीं, मतलब कि वो भाई था संजय चुड़ासमा, जो दुबई की नूर बैंक का डिज़ाइनर भी है, ब्रांडिंग भी वो करता है और एडवर्टाइजिंग एजेंट भी वो ही है। तो बंदे ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, मुझे नहीं सोसाइटी को गिफ्ट किया है। तो ये लोगो हमें मुफ्त में मिला है उसके जरिए। अभी मार्केट वैल्यू में उसका बहुत कीमत लगी हुई है। दूसरी बात यह है दिलीप जी कि आपकी अलग अलग जैसे ब्रांच खुल रही है, अभी तो आपके पास फंड अलोकेशन नहीं हुआ है, तो ये सारे ब्रांचेस का मेंटेनेंस आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अभी शुरुआत हुई है 20 ब्रांचेस में, कहाँ से बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, सब लोग बोल रहे कि साहब कैसे करेंगे। पहले मैं सबको बोलते मैं साहब नहीं हूँ, दिलीप भाई हूँ, दिलीप हूँ, तो उससे जरिए बात करने की कोशिश करता। तो वो लोग बोलते हैं कहाँ से पैसे लाओगे? अरे भाई मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा प्लान है, लोगों को उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट को दिखने तो दो, उसको पता होना चाहिए कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो सब लोगों को मैं बोलता हूँ कि मैंने इतना बड़ा करके आपको दिया है, तो कम से कम आप तो कुछ करके लाओ। तो जितनी भी ब्रांच मैंने बोला, पहली ब्रांच भरूच में, 2 ब्रांच भावनगर में, 1 ब्रांच अहमदाबाद में, 4 ये 2 ब्रांच, 6 ब्रांच अभी कार्यरत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वो लोग सामने से आए, सोसाइटी वाले, SC ST OBC माइनॉरिटी के साहब हमारी ऑफिस है, हमारी लोगों का घर है, हम निकाल कर आपको देने वाले, आप यहाँ पर ब्रांच करिए। क्योंकि मैंने उसको बोला है कि जहाँ हमारी बस्ती है वहीं पर तो ये सेवा करने का माध्यम मिलता है। हम मेन रोड पे या मेन जगह पर एक काम करने के दिशा में काम करने वाले नहीं हैं। जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं वहीं पर ब्रांच खोलने की कामगिरी शुरू की है। तो सब लोग हमें मुफ्त में जगह दे रहे हैं। दिलीप जी, दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसको क्या प्रूफ मिलेगा? अच्छा, शेयर खरीदा, मान लीजिए आपने हमारा 500 रुपया की मूलत कीमत का एक शेयर है, एक शेयर लेने के पश्चात आप इसका मेंबर बन जाओगे। तो पहले एक एप्लीकेशन होती है, सब कुछ मैंने डिजिटलाइजेशन कर दिया है। डिजिटलाइजेशन अभी मैंने लॉन्च करके 2-4 दिन में हो जाएगा, तो आप भी बन सकते हैं, सब लोग बन सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन में जाकर हमारी वेबसाइट में एक क्राइटेरिया 1.5 मिनट का है, उसको समझना है, समझकर उसको फॉलो करना है। एक एप्लीकेशन है, वो आपको सेंट्रल ऑफिस गांधीनगर भेजनी है साइन करके कि भाई मैं इस क्राइटेरिया में आता हूँ, एक शेयर लेकर मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। तो वहीं से ये उसको ऑथोराइजेशन मिलेगा कि यस आपको हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको मोबाइल पे मैसेज मिल जाएगा 24 आवर्स में कि आपकी एप्लीकेशन सेंट्रल ऑफिस ने एक्सेप्ट कर ली है। तो फिर जब आपके सेंट्रल ऑफिस यानी कि BBC आपको शेयर प्रोवाइड करेंगी 1-2 उसके मल्टीप्लाई में।
तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 शेयर, क्योंकि अभी हमारा 5 करोड़ का ये शेयर वैल्यूएशन है, अभी हमने बढ़ा दिया 10 करोड़ कर दिया है। तो उसके हिसाब से आप जितने भी शेयर खरीदना चाहते हो तो मल्टीप्लाई में आप ऑप्शन मिलेगा आपको ये पेमेंट का। तो पेमेंट गेटवे के हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। जब वहीं पर आ जाएगा तो हम ऑथोराइज करेंगे, तो आपको सोसाइटी के एक रिसिप्ट जी हमारे जो सेंट्रलाइज नंबर है वर्ल्ड में एक ही नंबर है 7347734774, ये एक ही नंबर से सब ये रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन और उसका जो भी कामगिरी है वो उस नंबर से ही हम सबको प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं। तो ये नंबर से ये रिसिप्ट आपके मोबाइल ऊपर आ जाएंगी जी, जिसके हिसाब से डुप्लीकेटिंग भी नहीं होगा, तो रिसिप्ट भी मिल जाएंगी सॉफ्ट कॉपी में, और उसका शेयर का सर्टिफिकेट जितने भी शेयर हो गए सबका शेयर आपको ये सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट कब से खरीदना शुरू हो पाएगा? नहीं, सबने खरीदी शुरू कर दी है। अभी हम लिस्ट बना रहे हैं मेंबर का, पैसे नहीं लेते किसी के भी पैसे अभी तक हमने लिए नहीं है। कारण क्या है? मैंने ये सोच बनाई है कि चलिए एक बार समीक्षा का, मैं हर जगह पर समीक्षा करता रहता हूँ। मैंने बोला कि 24 आवर्स से कम समय में मैंने 22,597 शेयर, इसकी मूल कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, मैंने बोला अभी 11 लाख, तो वो मैंने बेचा। तब लोगों ने 2 दिन 3 दिन के बाद और अभी तक मुझे फ़ोन ही करते हैं कि सर मैंने 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 500 का, 2,500 का शेयर लिया है, मुझे ये कीमत ये पैसे मुझे आपको भिजवाना है, कहाँ भिजवाऊँ, कौन से अकाउंट में डालूँ, किसको दूँ? मैंने बोला रखो रखो रखो, ऐसे करके 1.5 साल मैंने निकाल दिए, किसी के भी पैसे नहीं लिए। उस हिसाब से मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया, 2 सर्टिफिकेट मिले। एक, समाज ने मुझ पर भरोसा किया और समाज इतना ताकतवर है, अगर कोई बंदा समाज की बात लेकर जाता है समाज में तो चौक्कस समाज उसको सपोर्ट करता है। सपोर्ट ही किया मुझे सपोर्ट ही कर रहे हैं। अभी पैसे देने मैं नहीं लेता। आखिर कारण क्या है पैसे? कारण मैं वो डिजिटलाइजेशन करना चाहता था। मतलब आप या डुप्लीकेट एक जो बाबा साहेब के जाने के बाद फाइनेंस सेक्टर में अभी तक किसी ने भरोसा नहीं किया है। ये पहली बार गुजरात के लोग भरोसा करके चल रहे हैं। अगर उसका भरोसा टूटा तो अगली बार किसी को भी सपोर्ट करने वाले नहीं है। उस सोच बनाकर मैंने सोचा कि नहीं, मैं डिजिटलाइजेशन ही कर दूंगा, इसका डुप्लीकेट न हो पाए, उसका भरोसा न टूट पाए, इसलिए मैंने किसी का पैसा नहीं लिया जी। मतलब आप कोई अकाउंट खुलवाने वाला है जिसमें ये नहीं हो गया। SBI के साथ हमारा अकाउंट भी खुल गया है, हम ऑनलाइन पेमेंट भी अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं। मैंने बोला ऑनलाइन ही रिसिप्ट मिलेगी, अगर वहीं से सेंट्रल से रिसिप्ट आपको मिलती है उसका मतलब उसका डुप्लीकेट हो नहीं पाएगा। अगर मैं छप कर स्टैंप लगा कर मैं सबको रिसिप्ट दूंगा तो डुप्लीकेट होगा, तो समाज का भरोसा टूट जाएगा। मेरे पास भी डाटा नहीं आएगा कि भाई हमने कितने शेयर मार्केट में डाले हैं, कितने बोगस है, कितने सही है, उसका पता नहीं चल पाएगा। तो इससे पता भी चलेगा, भरोसा भी रहेगा और डुप्लीकेट नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है दिलीप जी कि आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ होगा तब बैंक बन पाएगी। हाँ, मान लीजिए आप 100 करोड़ तक नहीं पहुंचते हैं तो उस फंड का फिर क्या करेंगे? कौन सा फंड? जैसे समाज से शेयरिंग का फंड है, जो शेयर होल्डर्स का बैंक फंड का अलग रखा है मैंने। बैंक का अभी जो नई गाइडलाइंस RBI की आई है उसमें 4 टियर डाल दिए हैं, 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर। MA 100 यानी कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ डालते हैं शेयर बंडोल का, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं RBI में। ऐसा ये टियर 1 में आ गया है, शायद टियर 1 में ही होगा या 4th में होगा, मगर मैं बोल रहा हूँ 1 में है जी। तो उस फंड का, हाँ अच्छा आपका सवाल है। तो अभी तो हमने फंड लेने का शुरुआत तो नहीं किया, तो सोसाइटी का फंड है, सोसाइटी अलग वर्क कर रही है, बैंक अलग करेगी, ठीक है। तो सोसाइटी में से 2-4 लोग जाएंगे बैंक में, बाहर से दूसरे प्रमोटर्स आएंगे, उसका जो फंड है। तो अभी जो बहुजन की ग्लोबल समिट में हम करने वाले हैं दिसंबर के अंत तक में, तो ये इसलिए तो कर रहे हैं ना, बैंक को बाहर लाने के लिए, सबको पता चले कि BBC बैंक बनाने के लिए बहुजन समिट कर रहे हैं। बहुजन समिट का बहुत सारा फायदा है जी, ठीक है। तो उसके अंदर से फंड आएगा, 100 करोड़ क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। दूसरा एक सवाल यह है कि आपने ये कहा कि अगर बैंक बनती है तो 1 शेयर आप सबको रिटर्न करेंगे।
शायद मैंने एक बार लिखा तो है मेरी पॉलिसी मैटर बनाने में मैं उसको ध्यान रखूँगा। हाँ बिल्कुल देने वाला हूँ एक शेयर। वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जस्ट स्टार्टअप किया होगा आपने और नहीं, अभी सोसाइटी की बात करो ना, सोसाइटी में मैंने लिखा है, दोनों में लिखा है शायद। हाँ, तो एक शेयर लेते हैं तो हम एक शेयर का उसको गिफ्ट करने वाले हैं, तो उसका माध्यम अलग रहेगा। आपका 500 रुपया का एक शेयर है, आप शेयर लेके इसमें सभासद बन गए और हमने हमारा एसोसिएट 8 कंपनीज है बनाने वाले हैं। एक कंपनी का मैंने नाम दे दिया बहुजन किसान मार्ट, तो उसके हिसाब से जो फायदा मिलेगा इनडायरेक्टली मतलब हाँ, शेयर उसको मिलता है। नहीं, उसको मैं ट्रांसफ़र करके उसका जो उसका प्रॉफिट है हमारे पास जमा लेंगे और 500 रुपया हो जाता है तो ये शेयर के रूप में हम वापस करने वाले हैं उसको। एक दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी 500 रुपये का शेयर खरीदता है और वो वापस लेना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है? ना, वापस नहीं मिलेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप अरुण जी है, आपने एक शेयर लिया, 2 लिया और आपको दूसरे को देना है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वापस नहीं मिलते। आप बेच सकते हैं, किसी के नाम को आप नॉमिनेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो ये मैनेजमेंट है उस पर भरोसा कैसे जताया जाए, क्योंकि अभी तक बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटियाँ मार्केट से उठी है, तो आप लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? यस, बहुत सारी क्रेडिट यानी कि फाइनेंस सेक्टर में जो वर्क कर रही थी सोसाइटीज़, आदर्श जैसा और अभी पंजाब महाराष्ट्र, ये पेपर्स न्यूज़पेपर में आते हैं, मगर उसका क्राइटेरिया और उसकी जिम्मेदारी अलग है। हमारी जिम्मेदारी ये 4 समूह के ऊपर टिकी हुई है। 4 समूह यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, उसका एक समान प्रतिनिधित्व उसमें डाला हुआ है। उसका मतदार मंडल भी हमने अलग करने की बात रखी है। उसके अंदर 4 समूह को 4 मताधिकार दिया हुआ है। ये 4 समूह को हिसाब से ही ये उसका इम्प्लीमेंट हुआ है और मैनेजमेंट पावर 4 लोगों के समूह के पास रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर गड़बड़ी का कोई माध्यम किसी को मिल सके। जी, और कैसे मिलता, मुझे आप समझाइए तो मैं इसका जवाब भी अच्छी तरह से दे सकूँ। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं वो मिलेगा, क्योंकि मतदार मंडल 4 है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का। SC को अगर 4 मत है तो 1 मत अपने कैंडिडेट को दो, डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए देंगे और 3 मत यानी कि OBC, ST और माइनॉरिटी के देंगे, तो उसकी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी और कुछ गड़बड़ भी नहीं होने वाली इसमें। मेरा लास्ट सवाल ये है कि क्या सोसाइटी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बिल्कुल वो नकल है? हाँ बिल्कुल, रजिस्टर है। ओके, हम नेट पर डालने वाले हैं अभी जी। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि अलग अलग ब्रांचेस आपके खुल रहे हैं, क्या लगता है गुजरात के बाहर भी आपका बैंक जा पाएगा? बिल्कुल, 2022 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, हमारा ऑडिट स्टेटमेंट आ जाएगा तो हम भारत सरकार में जाएंगे, रजिस्टर ऑफ इंडिया में। मल्टी स्टेट का हमारा पूरी तैयारी है। दिल्ली में हमने ऑफिस भी बना ली है जी। हाँ, उसका ओपनिंग नहीं किया है मगर ओपनिंग भी करने वाले हैं शॉर्ट टाइम में, तो उसका ऑफिस भी हमने ले लिया है दिल्ली में। ओके, तो ये थे दिलीप जी जो BBC के संस्थापक है और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी है। आपको भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और इससे जुड़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ मैं आपके सामने रखता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए बहुजन मंच। आभार।